पॉडकास्ट को एंड करते हैं, उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल है, जिसके छोटे छोटे सवाल है जिसके आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैम, लिटिगेशन या फिर कॉर्पोरेट लॉ? बोथ। बोथ। कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैम, आप इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पेरेंटल लॉ। जी मैम। मैम, स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस जो आप देना चाहेंगे आपकी तरफ से? करिए। ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। मूड कोर्ट या फिर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप एंड मूड कोर्ट बोथ। बोथ आर इम्पोर्टेंट। मैम, अब हम पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ आ गए हैं। मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आपसे जिनका आपको क्विकली आंसर देना है। या कॉर्पोरेट लॉ? बोथ। मैम, आपके कुछ फेवरेट केस लॉज जो आप? केशवानंद भारती और गोलकनाथ। 3 वर्ड्स में अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैम, कोई ऐसी बुक जो एक हर लॉ स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए? बिफोर फेट्स ऑफ मेमोरी, एस नरीमन की बुक है। मैम, जैसे अभी आपने बुक का नाम बताया, तो मैं पर्सनली जानना चाहूँगी कि इस बुक में ऐसा क्या है जो एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिससे और इंस्पिरेशन मिले? एग्जैक्टली। एस नरीमन एक काफ़ी अच्छे हमारे एडवोकेट हुए हैं। जी मैम। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें लिखा है। जी। और उस एक्सपीरियंस में उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट की है कि एक एडवोकेट को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और ऑनेस्टी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी मैम। आप ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन के साथ में आप बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको रिटर्न होती हैं। तो एक बेस्ट एडवोकेट के अंदर ईमानदारी, निरंतरता, अनुशासन और नैतिकता, ये गुण होने ही चाहिए। अगर आप एस नरीमन को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, ये गुण के साथ हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी कई बार ये सुनने में आया है कि जो ऑनेस्ट होता है वो ग्रोथ नहीं करता है, अगर सिस्टम से चलता है तो ग्रोथ नहीं करता है, मॉरल वैल्यू के साथ चलता है तो ग्रोथ नहीं करता है। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे बोला जाता है कि एडवोकेट्स तो झूठ बोलते हैं। तो वहाँ आप सीखेंगे कि नहीं, एडवोकेट्स झूठ नहीं बोलते, वो ईमानदारी के लिए लड़ते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सुनने में आता है कि एडवोकेट्स झूठ बोलते हैं, ये प्रोफेशन ही झूठ बोलने वाला है। ये मैंने खुद भी पर्सनली मैम बहुत सुना है लोगों से, जब ये लोग ऐसा कहते हैं। तो नहीं, एडवोकेट कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एडवोकेट अपने लिए बात ही नहीं कर रहा होता है। जी मैम। तो जब हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं तो हम झूठ कैसे बोलेंगे? हम किसी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं। उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसे ठीक लगता है, जो उसका प्रोफेशन उसको परमिशन देता है, वो करता है। एडवोकेट कभी झूठ नहीं बोलता। और मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आपके फेवरेट केस लॉज के बारे में, थोड़ा मुझे उसका ओवरव्यू बताएंगे आप? केशवानंद भारती को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट था। जी मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ सामने लाई गई कि अगर लॉ है, अगर जुडिशरी है, तो वो सबसे ऊपर है और फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अपने बेनिफिट के लिए चेंज नहीं कर सकेगी। तो वो प्रोसेस कैसे हुई, इसके लिए मैं एक और चीज़ आपने पूछा नहीं लेकिन बताना चाहूँगी। नानी पालकीवाल को समझना चाहिए। उनका एक बहुत अच्छा किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो सॉलिसिटर जनरल के लिए भी ऑफ़र किया गया और बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कर लें। फाइनली उन्होंने कहा कि मैंने झिझकते हुए उसको हाँ कर दिया और मुझे लगा मैं सुकून से सो सकूँगा, क्योंकि सबसे कीमती हमारी नींद होती है जो बिना किसी तनाव के हमको मिलती है। उस दिन जिस दिन मैंने कंसेंट दी कि हाँ मैं इस पोस्ट को ज्वाइन कर लूँगा, मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल गई और सुबह 3 बजे खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ और मैंने सुबह ससम्मान
उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं ये पद ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। जी मैम। और उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया और तब मुझे समझ में आया कि आने वाले समय में मुझे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही खड़ा होना था। तो ये किस्सा उनका केशवानंद भारती के केस के संदर्भ में मैंने पढ़ा था। जी मैम। तो इसलिए केशवानंद भारती माइलस्टोन है। केशवानंद भारती के बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद है, गोलकनाथ है, मिनर्वा मिल है, सब जगह जाके फाइनली ये चीज़ हो गई कि हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है, जी मैम। उसको कोई भी गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए नहीं बदल पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट ही सोशल जस्टिस है। तो फंडामेंटल राइट उसको प्रूव करते हैं, तो फंडामेंटल राइट स्टिल बने रहेंगे, वो किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से बदले नहीं जा सकेंगे। थैंक यू मैम, इट्स वेरी प्लेजर टू हैव यू मैम। अब पॉडकास्ट को एंड करना पड़ेगा, उससे पहले आपका वैल्यूएबल टाइम आपने हमें यहाँ पर दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। और थैंक यू सो मच मैम, दीक्षा। और आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी आपका पॉडकास्ट ऐसे ही लूँ और आगे मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मैम। और जब स्टूडेंट इस जगह पे खड़े होते हैं तो डेफिनेटली बहुत गर्व लगता है, जी कि गर्व की अनुभूति होती है कि बच्चा किस तरह से अपने आप को पॉलिश कर रहा है। जी तो बच्चे अगर इस तरह से सामने हैं तो लॉ का भविष्य निसंदेह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो जिसमें मच। डॉक्टर निशा केवलिया मैम ने अपनी गाइडेंस फ्यूचर जनरेशन लॉयर्स और लॉ के फील्ड में हमें काफ़ी सारी नई चीज़ों को और नई गाइडेंस को हमें दिया, और जिससे आई होप आप सभी को भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। तो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट, लेकिन इन फ्यूचर हम आएंगे ऐसे कई खूब सारे नए पॉडकास्ट के साथ, हमारे प्रोफेसर्स के साथ, जो कि PhD होल्डर्स इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसे कई लॉ के फील्ड्स में हैं। तो इन फ्यूचर हमें उनका भी पॉडकास्ट आपके साथ लेने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।